गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा विषय। और भाषा विषय में पाठ 9 शब्दकोश। शब्दकोश का अर्थ होता है डिक्शनरी। इसके पहले भी हम लोगों ने शब्दकोश के बारे में जानकारी ली है, इंफॉर्मेशन लिया है कि शब्दकोश का उपयोग क्या है। शब्दकोश के माध्यम से जो भी कठिन शब्द है उसके अनेक अर्थ हम देख सकते हैं। ज्यादातर हमें यह पता है कि इंग्लिश के लिए डिक्शनरी मिलती है, इंग्लिश टू हिंदी। लेकिन हमें यह नहीं पता कि हिंदी के भी सरल अर्थों की डिक्शनरी हमको मिलती है, उपलब्ध है, जिसे शब्दकोश कहते हैं। और यह हर भाषा में उपलब्ध है, आसानी से मिल सकती है। आजकल जो डिक्शनरी का उपयोग है वह ऑनलाइन भी हम सब कठिन शब्दों के अर्थ देख सकते हैं। ऐसे अनेक डिक्शनरी इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिसकी सहायता से हम आसानी से शब्दों को खोज सकते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में क्या बताया गया है कि शब्द का उपयोग किस तरह से किया जाता है। शब्दकोश के उपयोग के लिए वर्णमाला और 12 खड़ी के क्रम का ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ पर इसे नाट्यकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सलील और नीलिमा दोनों अध्ययन करते हुए बैठे हैं। सलील परेशान हो जाता है, बार बार पुस्तक को उलटता पलटता है। सलील क्यों परेशान होगा, कोई बताएगा? सलील और नीलिमा दोनों पढ़ाई करने बैठे हैं और जिसमें सलील काफी परेशान नजर आ रहा है। जब हमको पाठ्य पुस्तक में कोई कठिन शब्द मिलता है या ऐसी बात जो हमारे समझ में नहीं आती तो हम बेचैन हो उठते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो शायद सलील के साथ भी यही हुआ होगा। नीलिमा, क्या बात है सलील, परेशान क्यों हो? नीलिमा सलील से पूछती कि भाई क्या बात है, क्यों परेशान है? सलील, परेशानी की ही बात है। देखो, मैं इस किताब को ग्रंथालय से लाया। बड़ी ज्ञानवर्धक और मनोरंजक पुस्तक है, परंतु दो शब्द ऐसे आए हैं जिनका अर्थ ही मुझे नहीं मालूम। ग्रंथालय, लाइब्रेरी, हमारे पाठ्य पुस्तक में अनेक संदर्भ ग्रंथ दिए होते हैं, रेफरेंस बुक्स दिए होते हैं, जिसे हम ग्रंथालय के माध्यम से ले सकते हैं, लाइब्रेरी के माध्यम से ले सकते हैं। तो इसी तरह से सलील ने भी एक ग्रंथालय से पुस्तक लाई है। बड़ी ही ज्ञानवर्धक, ज्ञान को बढ़ावा देने वाली और मनोरंजक पुस्तक है, किंतु उसके अंदर कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जो सलील के समझ में नहीं आते। तो नीलिमा उससे पूछती है कौन से दो शब्द? एक शब्द है अभियान और एक है सुरसरी। फिर नीलिमा सोचती है सच बताऊं तो मैं भी इनका अर्थ नहीं जानती। नीलिमा ने पूछ तो लिया कि कौन से दो शब्द है, किंतु अभियान और सुरसरी का अर्थ उसे भी नहीं पता है। फिर सलील कहता है पर इनके अर्थ तो जानना जरूरी है। जब तक मैं अर्थ को नहीं समझूंगा तब तक उसके संदर्भ को, किस संदर्भ में वो वाक्य कहा गया है, उसको अच्छी तरह से समझा नहीं जा सकता। ऐसा सलील के कहने का तात्पर्य। नीलिमा, ऐसा करते हैं कि पड़ोस में जो पत्रकार रामदास जी रहते हैं ना, उनके यहाँ चलते हैं, वे जरूर हमारी सहायता करें। तो नीलिमा कहती है कि उनके पड़ोस में एक पत्रकार रामदास जी हैं, उनके यहाँ चलते हैं। पत्रकार हैं, उनको जानकारी ज्यादा होगी शब्दों की, उसके अर्थ की, तो उनसे हम सहायता ले सकते हैं। फिर सलील और नीलिमा दोनों उनके यहाँ जाते हैं, रामदास जी के यहाँ जाते हैं। सलील नीलिमा दोनों एक साथ कहते हैं नमस्ते चाचा जी। रामदास, अरे सलील नीलिमा, आओ बेटे आओ, कहो क्या बात है। सलील भीतर आते हुए, चाचा जी हम आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आए हैं। बात यह है कि आज मैं एक बड़ी अच्छी पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें कुछ शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आ रहे, इसलिए सोचा आपसे। तो सलील कहता है कि वह आने का उद्देश्य क्या है उन दोनों के। चाचा जी से बताता है कि थोड़ी देर आपको तकलीफ देने के लिए आया हूँ। पुस्तक पढ़ रहा था मैं, जिसमें से कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहे, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछूं। तो रामदास कहते हैं अरे बेटे, यह तो अच्छी बात है। शब्दों के अर्थ जान लेने से भाषा संपन्न बनती है। वैसे भी कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। इस तरह से इसका तात्पर्य बूंद बूंद से सागर अर्थात जैसे छोटी छोटी बूंदों से एक अथाह सागर भर जाता है,
उसी तरह से छोटे छोटे शब्दों के अर्थ को अगर हम सीखेंगे, जानेंगे उसके अर्थ को, तो जो भी बातें दी गई उसको अच्छी तरह से हम पुस्तक की समझ सकते हैं और हमारे पास एक अच्छा खासा शब्द संग्रह होगा। समय आने पर कोई भी बात कहनी है, प्रस्तुतिकरण करना है, तो हम अपनी बात को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बूंद-बूंद से सागर बनता है। इसलिए हमें शब्दों के अर्थ को अच्छी तरह समझना चाहिए, जानना चाहिए, इसे ध्यान में रखना चाहिए। नीलिमा सलीम से, "इन्हें वे शब्द बताओ ना।" नीलिमा कहती है कि सलील, जो तुम्हारे कठिन शब्द हैं, उसको बताओ तो सही, कौन-कौन से शब्द हैं। तो रामदास उन्हें एक शब्दकोश देता है और कहते हैं रामदास जी की इसमें इस अर्थ को देख लो। सलील और नीलिमा आश्चर्य से देखते हैं, शब्दकोश? हाँ, क्यों तुम्हें शब्दकोश नहीं मालूम? सलील कहता है नहीं। तो रामदास जी ने उन्हें एक शब्दकोश दिया। उनके पास शब्दकोश था, डिक्शनरी थी। उसके बाद सलील ने कहा नहीं, मुझे शब्दकोश, आश्चर्य से शब्दकोश, ये शब्द तो सुना नहीं है मैंने, ऐसी कोई पुस्तक होती है मुझे नहीं पता। बड़े आश्चर्य के साथ सलील और नीलिमा कहते हैं। फिर सलील कहता है कि मुझे शब्दकोश का मतलब नहीं मालूम, ऐसी कौन सी पुस्तक है। रामदास जी शब्दकोश उन्हें देते हुए कहते हैं, यह देखो, यह शब्दकोश है। सलील पन्ने पलट रहा है, नीलिमा झांक कर देख रही है। दोनों बड़े ही आश्चर्य से पहली बार उस पुस्तक को देखे थे, तो दोनों बड़े आश्चर्य से एक-एक पन्ने को पलट रहे हैं। सलील पन्ने पलट रहा है और नीलिमा शब्दकोश में झाँक करके देख रही कि इसके अंदर है क्या? उसकी जिज्ञासा, उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। रामदास, इसमें करीब 1.5 लाख शब्द हैं। कुछ शब्दकोश कम या अधिक शब्दों के भी होते हैं। रामदास जी कहते हैं कि यह जो शब्दकोश मैंने आप लोगों को दिया है, इसमें लगभग 1.5 लाख शब्द हैं। और कुछ शब्दकोश में इससे भी अधिक शब्द हो सकते हैं। छोटा शब्दकोश भी हो सकता है, इससे बड़ी भी डिक्शनरी हो सकती है, इससे बड़ा भी शब्दकोश हो सकता है आपके पास। पर चाचा जी, इन 1.5 लाख शब्दों में से अपने शब्द कैसे ढूंढूं? क्या उन 2 शब्दों के लिए मुझे यह पूरी मोटी किताब पढ़नी होगी? सलील कहता है कि मेरे तो सिर्फ 2 ही कठिन शब्द हैं। उन शब्दों के लिए मैं इतनी बड़ी पुस्तक कैसे देखूं? इसमें कहाँ ढूंढूं? 1.5 लाख शब्दों का जो शब्दकोश है, इसमें मुझे इन 2 शब्दों को ढूँढने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो रामदास जी हँसते हुए कहते हैं, "नहीं बेटे नहीं, शब्द ढूँढना बहुत आसान है। अब मुझे बताओ, तुम्हें पूरी 12 खड़ी आती है ना?" तो रामदास जी कहते हैं कि शब्दकोश देखने का एक तरीका है, इसको आसानी से देखा जा सकता है, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको 12 खड़ी आती है, तो आप आसानी से शब्दकोश को देख सकते हैं, जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो नीलिमा कहती, चाचा जी, आप क्या हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? 12 खड़ी तो हमने पहली कक्षा में सीखी थी। तो नीलिमा कहती है कि यह जो शब्दकोश है, इसमें 12 खड़ी की क्या आवश्यकता है, और 12 खड़ी क्या हमारा मजाक उड़ा रहे हैं चाचा जी? हम तो 12 खड़ी तो पहली कक्षा में से ही सीखे, हमको तो आती है 12 खड़ी। तो रामदास जी कहते हैं कि किस तरह से 12 खड़ी का उपयोग यहाँ पर होगा। नहीं नीलिमा, मेरी बात समझो। शब्दकोश देखने के लिए वर्णमाला का क्रम और 12 खड़ी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इसी क्रम से शब्द दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए अ से शुरू होने वाले शब्द आ से शुरू होने वाले शब्दों से पहले आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वर्णमाला का क्रम तथा 12 खड़ी का ज्ञान होना पक्का पक्का ज्ञान होना चाहिए। अब यदि मैं कहूँ कि आविष्कार शब्द का अर्थ ढूंढो, तो तुम कैसे ढूंढोगे? अब रामदास जी ने नीलिमा और सलील को समझाते हुए कहा कि 12 खड़ी और वर्णमाला का क्रम अगर आपको अच्छी तरह से याद होगा, तो आप आसानी से शब्दकोश को देख सकते हैं, उसके अंदर से शब्दों को सरलता से ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए वे बताते हैं कि अ से शुरू होने वाले शब्द, आ से शुरू होने वाले शब्द, इस तरह से अगर आपका ज्ञान वर्णमाला और 12 खड़ी का पक्का है, तो आप शब्दों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया, आविष्कार शब्द का अर्थ ढूंढो। अगर तुम्हें इसका ढूंढना है यार, तो कैसे ढूंढोगे? तो सलील कहता है बड़ी खुशी से, मैं बताऊं चाचा जी, कोश में पहले आ से आरंभ होने वाले शब्दों का पन्ना निकालूंगा, फिर आ के आगे जो व्यंजन है उन्हें देखूंगा। क, च, त, त, प वर्गों के व्यंजन से बने शब्दों के पन्ने पलटता जाऊंगा, फिर य, र, ल छोड़कर व पर रुकूंगा।
मतलब किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से देखना है। जैसे आविष्कार में पहला जो वर्ड है वह है आ, पहला लेटर आ को देखा। उसके बाद फिर व देखना है, मतलब या र ल व तक जाएंगे। मतलब उसके कॉर्नर पे लिखा होता है कि किस अल्फाबेट से, किस लेटर से वह पन्ना स्टार्ट होता है। तो इस तरह से पन्नों को पलटते जाएंगे तो हम आसानी से वहां तक, इस शब्द तक पहुंच सकते हैं। फिर बाद में वी वाले शब्दों को मैं देखूंगा। आविष्कार, बहुत अच्छे। इसी पद्धति से शब्दों को ढूंढकर उनके अर्थ देखने होंगे। तो रामदास जी कहते हैं कि हाँ, अगर वर्णमाला बाराखड़ी का ज्ञान आपको पता है तो आप आसानी से शब्दों को शब्दकोश में ढूंढ सकते हैं। अल्फाबेटिकल जैसे ए बी सी डी होता है इंग्लिश में, उसी तरह से हिंदी में अ आ इ ई उ ऊ, इस तरह से जो स्वर और व्यंजन दिए गए, उसके बाद बाराखड़ी दी गई है, उसके माध्यम से अगर उसका ज्ञान हमारा पक्का होगा तो शब्दकोशों को हम आसानी से उपयोग में ला सकते हैं और बड़े सरलता के साथ किसी भी शब्द के अर्थ को ढूंढ सकते हैं। तो सलील कहता है शब्दकोश को देखते हुए, पर चाचा जी, यहाँ प्रत्येक शब्द के बाद कोष्टक में कभी स्त्री, कभी वी, कभी क्री, कभी संग आदि लिखा गया है, इनका क्या अर्थ है। तो सलील बड़े जिज्ञासा के साथ जब शब्दकोश को देखता है, अर्थों को ढूंढता है, शब्दों को ढूंढता है, तो कोष्टक में लिखे गए जैसे पु, स्त्री, फिर वी, क्री, इस तरह के जो कोष्टक में वर्ड्स लिखे गए, उसके बारे में पूछता है कि ये क्यों ऐसा लिखा गया है। तो रामदास जी कहते हैं इसके लिए कोश के आरंभ के पन्नों को पढ़ना पड़ेगा। तुम भाषा का व्याकरण तो जानते हो। जैसे व्याकरण, ग्रामर, अगर ग्रामर की जानकारी है, व्याकरण की जानकारी है, तो इन छोटे संक्षिप्त रूपों को आसानी से समझ सकते हो। और इसको अधिक समझने के लिए आपको शब्दकोश के आरंभ में जो पन्ना दिया है उसे देखना होगा। इसके बारे में जो इसका जो विस्तारित स्वरूप है उसे लिखा गया है वहां। तो सलील कहता है हाँ, क्यों नहीं, व्याकरण तो हमें पढ़ाया गया है। रामदास, व्याकरण जानना तो जरूरी है। कोश में दिए प्रत्येक भाषा का भेद क्या है, उसका लिंग क्या है, वह किस भाषा का शब्द है, इनको सांकेतिक शब्द के संक्षिप्त रूप में दिया गया है। कोश के आरंभ में इनका विस्तार दिया है। तो जो छोटे छोटे शब्दों का संक्षिप्त रूप दिया है, इसका जो विस्तारित स्वरूप है वह पहले पेज पर दिया है शब्दकोश में। ऐसा रामदास जी बताते हैं। और अगर आपको व्याकरण की जानकारी है तो आपको भाषा के भेद क्या है, कितने भेद है, लिंग क्या है, फिर उसका संक्षिप्त रूप दिया है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब चीजों की अगर आपको जानकारी है तो आप आसानी से समझ सकते हो कि दिया गया शब्द किस चीज के लिए दिया गया है। तो वैसे ही कोश के आरंभ में इनका विस्तार दिया जाता है। जैसे पुल्लिंग के लिए पु शब्द दिया है, स्त्री डॉट अगर लिखा है तो स्त्रीलिंग के लिए वे डॉट अगर है, तो विशेषण के लिए संघ या जो संक्षिप्त रूप है संस्कृत के लिए, अंग अंग्रेजी के लिए, फारसी के लिए। अर्थात अगर कोई फारसी का शब्द आया है पढ़ते समय तो वहां पर फा शब्द दिया होगा, फा करके डॉट। अगर कोई संस्कृत का है तो संघ, और अंग्रेजी का है तो अंग करके डॉट करके दिया होगा। फिर नीलिमा कहती है हाँ हाँ, अब बात स्पष्ट हो गई। शब्दकोश के कारण केवल अर्थ ही नहीं, शब्द के स्वरूप का भी पता चलता है। यह तो गागर में सागर है। गागर में सागर यह एक मुहावरा है। छोटी सी चीज में ढेर सारी बातों को एक साथ संकलित करना, इसे कहते हैं गागर में सागर। अर्थात जो शब्दकोश है उसके अंदर बहुत ही संक्षिप्त में बहुत सारी जानकारी एक साथ दी गई है। जैसे गागर में सागर भरना, इसे ही कह सकते हैं। तो गागर में सागर का अर्थ क्या हुआ कि एक साथ बहुत सारी बातों को छोटी सी चीजों में समाहित कर लेना। तो शब्दकोश के अंदर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विशेषण, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, इस तरह के जो भी शब्द होंगे उसकी संक्षिप्त सी जानकारी दी गई होगी कि यह शब्द किस भाषा का है, किसमें प्रयुक्त किया गया है। फिर सलील कहता है पर चाचा जी, यहाँ तो एक शब्द के अनेक अर्थ दिए गए हैं, हम कौन सा अर्थ लें। जैसे एक ही शब्द है, गज जैसे एक छोटा सा शब्द है, तो गज का अर्थ क्या हुआ, एक मापने की इकाई भी हुई, और गज मतलब हाथी। इस तरह से एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी अनेक अर्थ दिए गए हैं, इसको हम कैसे समझे कि कौन सा अर्थ इसमें प्रयुक्त किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो रामदास जी कहते हैं बड़ा अच्छा सवाल किया है तुमने। देखो,
प्रायः शब्दों का एक ही निश्चित अर्थ होता है, पर कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। ऐसे समय मूल वाक्य में अपेक्षित अर्थ को ग्रहण करना चाहिए, अर्थात उस वाक्य में उसका अर्थ किस तरह से अपेक्षित है। अर्थात प्रत्येक शब्द के जो अनेक अर्थ हैं, उस अर्थ के हिसाब से उस वाक्य के लिए कौन सा शब्द सही है, उसके साथ कौन सा शब्द सटीक बैठता है, उसी अर्थ को हमें लेना होता है। नीलिमा कहती है, क्या ऐसे कोश सभी भाषा में होते हैं? तो रामदास जी कहते हैं, हाँ, दुनिया की सभी भाषाओं के कोश मिलते हैं। इतना ही नहीं, दो भाषाओं की शब्दकोश भी मिलते हैं। जैसे मराठी से हिंदी में ट्रांसलेट करना। मराठी के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमको समझ में नहीं आते, तो उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, उसे हम उस शब्दकोश में देख सकते हैं। कन्नड़ की भाषा में हिंदी का ट्रांसलेशन दिया है, अर्थात कन्नड़ के जो कठिन शब्द है उसको हिंदी में कैसे समझेंगे, फिर अंग्रेजी से हिंदी में समझना। इन कोशों के कारण भाषा का ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। सलील, क्या तुम्हें अपने दोनों शब्दों के अर्थ मिल गए? रामदास जी सलील से पूछते हैं, उन्हें समझाते हैं कि किस तरह से दो भाषाओं के भी शब्दकोश मिलते हैं, एक ही भाषा का भी शब्दकोश मिलता है। इस तरह से दुनिया की अनेक भाषाओं में शब्दकोश आसानी से मिल जाएंगे। रामदास जी पूछते हैं सलील से, क्या तुम्हें जो शब्द ढूंढ रहे थे उसके अर्थ मिले क्या? तो सलील कहता है, हाँ, मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। बाजी मार ली मैंने। बाजी मार लेना मतलब विजयी होना। विजयी होना अर्थात उसके बारे में जानकारी मिल गई, ऐसा सलील कहता है। तो इस तरह से सलील कहता है कि हाँ, मुझे इन विषयों की, जिन प्रश्नों को मैं ढूंढ रहा था, उसके अर्थ मुझे मिल गए हैं और मैंने बाजी मार ली। फिर बात होती है, अब तो मैं एक छोटा सा शब्द कोश खरीद लूंगा। सलील कहता है, उसे जिज्ञासा, उत्सुकता उत्पन्न होती है कि उसके पास भी शब्दकोश होना चाहिए, जिससे वह आज जो भी कठिन शब्द हो उसको आसानी से देख सके। शब्दकोश देखने का जो माध्यम है, तरीका है, उसको अच्छी तरह से सीख सके। रामदास जी कहते हैं, शब्दकोश देखते समय एक और बात ध्यान में रखना आवश्यक है। अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले शब्द 12 खड़ी में सबसे पहले रखे जाते हैं। इसके बाद विसर्ग वाले शब्दों का, अनुस्वार नुक्ता, जो पॉइंट डॉट होता है, जैसे चंद्र बिंदु, चांद, चंद्रमा, आंख, आंख के ऊपर चंद्र बिंदी होती है, अतः आगे दो बिंदियां होती है, इस तरह के जो शब्द है वो पहले रखे जाते हैं। उसके बाद विसर्ग वाले शब्दों का क्रम होता है और मध्य में संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षरों का जो क्रम है वह मध्य में होता है। तो सलील कहता है, मैं भी पिताजी से कहूंगा कि वे मेरे लिए एक शब्दकोश ले आए। रामदास की ओर देखकर, आज आपके कारण हमें शब्दकोश के बारे में जानकारी मिली, धन्यवाद। सलील बहुत ही प्रसन्न होता है, खुश होता है। वह कहता है रामदास जी से कि मैं आज ही अपने पिताजी से कहूंगा कि मेरे लिए एक शब्दकोश लेकर आए। उनका आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद कहता है रामदास जी को। रामदास, बच्चों, एक और बात जान लो कि पुस्तक स्वरूपी शब्दकोश के अलावा आजकल ई बुक में भी शब्दकोश उपलब्ध होता है। तुम अंतरजाल द्वारा भी शब्दकोश के शब्दकोश में शब्दों के अर्थ जान सकते हो। तो रामदास जी जानकारी देते हैं कि ई शब्दकोश भी उपलब्ध है। इंटरनेट के माध्यम से, अंतरजाल की सहायता से आप इस शब्दकोश का भी उपयोग कर सकते हो, आसानी से शब्दों के अर्थ जान सकते हो। और जो शब्दकोश पुस्तक के रूप में, उससे ज्यादा स्पीड, उससे ज्यादा फास्ट, उससे ज्यादा तेज गति से शब्दों का अर्थ अगर तुम्हें जानना है तो ई शब्दकोश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सलीम, नीलिमा, अच्छा चाचा जी, अब हम चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से सलीम और नीलिमा रामदास जी को धन्यवाद देते हैं और अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ पर शब्द वाटिका दी है, ज्ञानवर्धक, ज्ञान को बढ़ाने वाला, हमारे ज्ञान को जो समृद्ध करे, ज्ञान को जो बढ़ाए। शब्दकोश, शब्दों के अर्थ बताने वाला संग्रह। अभियान, मुहिम, सुरसरी, गंगा नदी, देव नदी के लिए सुरसरी शब्द का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। मुहावरे दिए, गागर में सागर, थोड़े में बहुत जानकारी। जैसे शब्दकोश के बारे में सलील ने कहा कि जैसे गागर में सागर भर दिया जाए। एक छोटे से शब्द के अनेक अर्थ दिए गए। वह शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, संज्ञा है, सर्वनाम है, उर्दू का है, अंग्रेजी का है या फारसी का है। इस तरह की ढेर सारी जानकारी छोटे से शब्दकोश में
दी गई होती है, इसीलिए इस शब्द का उपयोग किया है। गागर में सागर अर्थात थोड़े में बहुत अधिक जानकारी। बाजी मारना, विजयी होना, जीत जाना। बूंद बूंद से सागर बनना, थोड़ा थोड़ा संग्रह करके ही बड़ा संचय होना। अर्थात अगर हम लोग प्रतिदिन एक दो चार कम से कम जितने भी शब्द सीख सकते हैं उतना अगर शब्द सीखेंगे तो हमारे पास बहुत अधिक शब्द संग्रहों का कलेक्शन होगा, ढेर होगा, और आवश्यकता पड़ने पर उस शब्द संग्रह का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।